तो गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। आज हम लोग सीए इंटरमीडिएट की क्लास करेंगे भाई, जिसमें आपको हम इनकम टैक्स पढ़ाएंगे। ठीक है। इनकम टैक्स में आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। ठीक है। चैप्टर 1 में आपको हमने पढ़ाया था बेसिक इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है। अब हम लोग देखो बेसिक कंसेप्ट सीख लिए हैं भाई कि ठीक है। उसमें क्या हमने बताया था, पर्सन इंडिविजुअल में पर्सन की डिफिनीशन में कौन कौन आता है, असेसी कौन होता है, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ये सारे बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है। जो होल सिलेबस इनकम टैक्स के होल सिलेबस में आपको बार बार रिपीट होते रहेंगे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 2 के सारे कंसेप्ट अपने नोट से बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा दिया है। ठीक है ना। पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपको सिलेबस से उस कंसेप्ट को मैच कराएंगे कि भाई हमने जो अपने नोट से पढ़ाया था वो एक्चुअली हमारा जो कंसेप्ट है और इसका कंसेप्ट दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं है। ठीक है। तो आपको हमने अभी पिछले सेशन में पढ़ाया था सेक्शन 5, सेक्शन 6। ठीक है। सारे सेक्शन हमने कंप्लीट करा दिए थे अपने नोट से। आज हम देखेंगे भाई सिलेबस में क्या क्या है और हमने जो कंसेप्ट पढ़ाया है वो ट्रस्टेबल है या नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड। भाई रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा रहे थे। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमें किसी पर्सन की क्या है इनकम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इनकम कैलकुलेट करेंगे तो पहले हमें इनकम भाई एज पर कैसे निकलती है, उसके स्टेटस पे, रेजिडेंशियल स्टेटस पे उसकी इनकम कैलकुलेट होती है। जब हमें इनकम पता चल जाएगा तो हम क्या लगाएंगे भाई, टैक्स लायबिलिटी लगाएंगे। ठीक है। फिर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। तो हम भाई एज पर रेजिडेंशियल स्टेटस इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें भाई रेजिडेंशियल स्टेटस अच्छे से आना चाहिए। हमने क्या क्या रेजिडेंशियल स्टेटस आपको पढ़ाया था, सबसे पहले हमने बताया था आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, आरओआर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ाया था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है। फिर हमने पढ़ाया था आपको भाई नॉन रेसिडेंट एंड रेसिडेंट के बारे में। ठीक है। तो ये थे डीम्ड रेसिडेंट भी आपको पढ़ाए थे हम। ठीक है। तो डीम्ड रेजिडेंट के भाई कंडीशन बताए थे क्या क्या होती है। भाई आरओआर के हमने बताया था बेसिक कंडीशन 1 एंड एडिशनल कंडीशन बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड। आर एन ओ आर में हमने बताया था बेसिक कंडीशन कंप्लीट करे और एडिशनल कंडीशन दोनों ना कंप्लीट करे तो आर एन ओ आर बन जाएगा। रेसिडेंट जो बेसिक कंडीशन फर्स्ट या सेकंड किसी भी एक में दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो रेसिडेंट या बन जाएगा। अगर दोनों कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। डीम रेसिडेंट के बारे में हमने बताया था, डीम रेसिडेंट क्या होता है, उसमें 3-4 कंडीशन बताई थी। अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो पर्सन डीम रेजिडेंट हो जाता है। डीम रेजिडेंट का मतलब वो किसी भी मतलब अदर कंट्री में टैक्स पे करने के लिए लाइबल ना हो, पहली कंडीशन। ठीक है। दूसरी कंडीशन हमने बताया था उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए अदर देन फॉरेन इनकम। ठीक है ना। 15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए अदर देन फॉरेन इनकम। फिर हमने बताया था तीसरी कंडीशन, क्या बताया था, वो इंडियन मतलब कि रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का, मतलब सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल कर देता है तो ये पर्सन आर एन ओ आर बन जाता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने आपको स्टेटस पढ़ाए थे। फिर हमने आप ये था सेक्शन 6, सारे सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 2 3 4 ऐसे हमने पढ़ाए थे। फिर हमने आपको पढ़ाया था भाई सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हमने बताया था कि इन सारे आरओआर की इनकम कहाँ कहाँ की इनकम होगी तो इनके हमें टैक्स देना पड़ेगा। आरओआर की ग्लोबल इनकम को टैक्स पे करना पड़ता है। आरएनओआर को भाई अगर ग्लोबल इनकम इसको नहीं है बट इंडिया में इनकम अर्न कर रहा हो, या फिर फॉरेन इनकम हो बट इंडिया में उसका कंट्रोल हो, तो इसको 2 इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। इनको इसको ऑल इनकम में, कोई भी इनकम हो, ऑल टाइप्स इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ग्लोबली इनकम कहीं से भी कमा के लाए, इसकी इनकम भाई इंडियन इनकम होनी चाहिए, इंडिया में अक्रू अराइज डीम टू अक्रू अराइज हो, या फिर इसकी फॉरेन इनकम हो बट उस फॉरेन इनकम का जो बिजनेस से इनकम आएगा या प्रोफेशन से, तो बिजनेस है तो कंट्रोल इंडिया में होना चाहिए, प्रोफेशन है तो सेटअप इंडिया में होना चाहिए। ठीक है। हमने ये बताया था। अब रेसिडेंट पर्सन नॉन रेसिडेंट किस पे देगा, नॉन रेसिडेंट केवल उस इनकम पे टैक्स पे करेगा
जो इनकम इंडिया में अर्न करेगा, इंडिया में अक्रू एराइज होनी चाहिए, टीम टू अक्रू एराइज हो, तो एक इनकम में ये केवल टैक्स पे करेगा, ठीक है, नॉन रेसिडेंट। या फिर बोल सकते हैं कि भाई अदर देन फॉरेन इनकम, ठीक है। तो अगर नॉन रेजिडेंट इंडिया में कोई भी इनकम अर्न करता है तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। रेजिडेंट को तो टैक्स देना ही पड़ेगा इंडिया में किसी भी प्रकार की, अगर वो भाई अर्न करता है, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट हमने सीखे थे इस चैप्टर में। चलो अब एक एक करके हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो चलो, ये एक चार्ट दिया हुआ है, अच्छे से इसे समझ लो पहले। इस चार्ट में क्या है भाई? हम्म चार्ट दे रखा है रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। हमने रेसिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में पढ़ाया था, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में पढ़ाया था, ठीक है। हम यही सेक्शन की बात कर रहे हैं स्टार्टिंग से, सेक्शन 6। अब इसमें देखो भाई, टू पर्सन होंगे, मतलब कि कहने का पर्सन की डिफिनीशन में बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना। पर्सन की डिफिनीशन आपकी जो होती है वो आपकी इंक्लूसिव डिफिनीशन होती है। इंक्लूसिव का मतलब होता है भाई, इसमें आपका इंडिविजुअल भी आएगा, एचयूएफ कंपनी, एओपी, बीओआई फर्म, एलएलपी, सारे लोग आएंगे, पार्टनरशिप फर्म। तो अब इसे दो में डिवाइड कर दिया गया। पहला एक क्या है आपका, इंडिविजुअल एचयूएफ अलग कर दिया गया है, और अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, वो सॉरी, अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ कर दिया गया है। अदर देन में फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई कंपनी आएगा, ठीक है। तो ये टू कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है भाई, ठीक है। तो इंडिविजुअल के केस में आपको भाई कितने चीज याद रखने हैं? 5 चीज याद रखने हैं। पहला तो रेसिडेंट हो, एक स्टेटस रेजिडेंशियल स्टेटस होगा, रेजिडेंट होगा। फिर आपका रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरओआर बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया था सेकंड आपको आर एन ओ आर, रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पढ़ाए थे, ठीक है ना। फिर हमने आपको क्या पढ़ाया था? डीम्ड रेसिडेंट पढ़ाया था, ठीक है। डीम्ड रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, तो ये 5 हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो ये अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसको 5 स्टेटस चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम आगे देखेंगे फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई के बारे में, ठीक है ना। तो फर्म, एलएलपी, बीओआई के बारे में क्या है आपकी, इसमें केवल 2 स्टेटस मिलेंगे आपको। फर्स्ट स्टेटस रेसिडेंट का, और सेकंड नॉन रेसिडेंट का, ठीक है। बस ये याद करना है। तो हमने ये सारा सब कुछ पढ़ा दिया, बस आपको केवल स्टेट वो सिलेबस मैच करा रहे हैं भाई कि हमने ये पढ़ा चुका है, और एक्चुअल में यही आपके स्टडी मटेरियल में है। तो स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 में हमने पढ़ाया था आपको रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, को किस इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है, मतलब कि ये कोई भी इनकम हो, इसकी सारी इनकम में इसे टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपका आर एन आर ओ मतलब आर एन ओ आर, ओके, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो इसे 2 इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा। कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी इसकी? पहली, जो इंडिया में इनकम अर्न करे, इनकम में मतलब अर्न करने का मतलब इंडिया में क्या हो, रिसीव्ड हो, डेराइव्ड हो, डीम टू बी रिसीव्ड, डीम टू बी अक्रूव्ड, एराइज हो, तो वो इनकम में तो देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी इनकम है वो इनकम जो फॉरेन में अक्रू एराइज, डीम टू बी अक्रूव एराइज हो, बट बिजनेस है तो इंडिया में उसका कंट्रोल हो, अगर प्रोफेशन हो तो इंडिया में उसका क्या हो, सेटअप हो। तो ये 2 इनकम में इसे टैक्स पे करना पड़ेगा, किसको? आर एन ओ आर को। अगर हम बात करें अब किसकी, आपका नॉन रेसिडेंट है, तो नॉन रेसिडेंट को केवल एक ही इनकम में टैक्स पे करना पड़ता है, जो आपकी इनकम है, इनकम रिसीव डीम टू बी रिसीव्ड अक्रू एराइज इन, डीम टू बी अक्रू एराइज इन इंडिया। तो वो पर्सन को आपको मतलब इसे केवल एक ही इनकम में, जो इंडिया में इनकम अर्न करेगा नॉन रेसिडेंट, उसको केवल इसी इनकम में टैक्स पे करना पड़ेगा, ओके। और ग्लोबल इनकम अर्न करेगा तो उस पे इसे टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ओके।
अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो सेक्शन 6 हमने पढ़ाया था, तो सबसे पहले सेक्शन 6 में हमने भाई दो टू टाइप्स में डिवाइड किया था। हमने बताया था आपका क्या होगा भाई, सिंपल आपका इंडिविजुअल ईक्यूएफ होगा। तो उसके केस में कितने स्टेटस हमने बताए थे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर आपका अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो कितने स्टेटस होंगे, दो, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। तो अब हम लोग आगे देखेंगे। ये देखो सिंपल सी बात है, इसमें भी आपका ये चार्ट बना हुआ है, तो आपको चार्ट से याद करना है तो चार्ट से याद कर सकते हो, ठीक है। सेक्शन 6 में आपके टू टाइप्स होते हैं हमने बताए थे, इंडिविजुअल एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ। इंडिविजुअल एचयूएफ को 5 स्टेटस हमने बताए थे, ठीक है। और अगर आपका अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो उसे हमने 2 स्टेटस बताया था। ये सारा का सारा चार्ट देख रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे भाई, अलग अलग देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में, ठीक है। तो कह रहा है रेजिडेंशियल स्टेटस मस्ट बी असर्टेन विद रेफरेंस टू ईच प्रीवियस ईयर। मतलब हर प्रीवियस ईयर में रेजिडेंशियल स्टेटस भाई डिफर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई प्रीवियस ईयर मतलब एक साल वो रेजिडेंट है तो हर साल रेजिडेंट ही रहेगा। हर प्रीवियस ईयर में, ईच प्रीवियस ईयर क्या होता है उसका मस्ट बी असर्टेन, असर्टेन करना पड़ता असेसी का रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि डिफरेंस रहता। ओके, अ पर्सन हु इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन 1 ईयर में बिकम अ नॉन रेसिडेंट एंड, देखो मतलब एक साल वो रेसिडेंट है तो वो अदर साल क्या रहेगा, मे बी नॉन रेसिडेंट हो सकता है और मे बी वो रेसिडेंट हो सकता है, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, या फिर अदर स्टेटस जो हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या मतलब इसका मेन कंसेप्ट ये था कहने का कि रेजिडेंशियल स्टेटस हर प्रीवियस ईयर में हमें अलग अलग देखने को मिलेगा। तो हर प्रीवियस ईयर हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा असेसी के, ठीक है। एक साल डिटरमाइन कर लिए तो जरूरी नहीं है कि हर साल उसका रेजिडेंशियल स्टेटस सेम रहेगा। अब रेजिडेंशियल स्टेटस आप इंडिविजुअल की बात हो रही है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे से अंडर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी द रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, जिसे हमने बोला था बेसिक कंडीशन। याद है कि नहीं है, बेसिक कंडीशन की बात की थी। बेसिक कंडीशन हमने दो पढ़ाया था, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक में पढ़ाया था आपको कोई भी पर्सन है उसका रिलेवेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में, मान लो जिस साल का हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना है, उस साल मतलब कि वो प्रीवियस ईयर ही होगा क्योंकि असेसमेंट ईयर में कैलकुलेट करते हैं। तो प्रीवियस ईयर में वो पर्सन टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज आर मोर क्या होना चाहिए, रिजाइड करना चाहिए इंडिया में। ओके, फिर सेकेंड हमने बताया था कि आपका रेसिडेंट जो है इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4 साल में उसे 365 दिन आर मोर हैज बीन इंडिया में होना चाहिए। और फॉर एटलीस्ट 60 डेज रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस प्रीवियस ईयर की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट रहे हैं उस प्रीवियस ईयर में आपको 60 डेज इंडिया में रिजाइड करना चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि कंसिस्टेंटली मतलब कंसिस्टेंट आपको 60 डेज रहना है, आप इनफ्रीक्वेंट रह सकते हैं। मतलब 4 दिन है चले गए, फिर 10 दिन आए रहे, फिर 15 दिन रहे, मतलब पूरे साल में 60 डेज होना चाहिए, ठीक है। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता तो वो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 60 डेज वाला जो है इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमने बताए थे अपनी क्लास में। हमने ये बताया था कि भाई 60 डेज और लास्ट 4 ईयर में 365 डेज वाला कंसेप्ट हर केस में नहीं अप्लीकेबल होता है, बट ये वाला कंसेप्ट कुछ कुछ केस में मस्ट है कि यही आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। तो वो केसेस हम लोग अभी देखते हैं भाई, क्या क्या केस बन सकता है जिसमें आपको भाई बेसिक कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई करना है, ठीक है ना। तो वो केस है, मतलब हम इसे एक्सेप्शन बोल सकते हैं एक हिसाब से। एक्सेप्शन मतलब कि आपको 60 डेज वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है।
तो वो कौन कौन से देश से होंगे, मतलब कि उसे कौन सा अप्लीकेबल होगा केस, मतलब कि बेसिक कंडीशन वन अप्लीकेबल होगा 182 डेज आर मोर वाला। ठीक है ना, बेसिक कंडीशन वन अप्लीकेबल होगा। 60 डेज एक्सेप्शन बोल सकते हैं, 60 डेज का ये क्या है, एक्सेप्शन है। ठीक। तो अब द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया ओनली इफ द पीरियड ऑफ दियर स्टे ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अमाउंट, मतलब नंबर ऑफ डेज 182 डेज, amount to, मतलब year of number of days 182 days or more. In other words, even if such a person in India 60 days or more than one, मतलब but less than 182 days in the relevant previous year, they will not be treated as a resident। मतलब कि वो 182 डेज नहीं रहता, उससे कम रहता है, बट 60 डेज से ज्यादा रहता है, फिर भी वो रेजिडेंट नहीं बन सकता। टू द रीजन दैट दियर स्टे इन इंडिया वाज फॉर 365 days वन आर मोर फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में लिया जाता है। तो वो किन किन के केस में हो सकता है, आपको देखना है। पहला केस है क्रू मेंबर के केस में। अब ये क्रू मेंबर क्या होता है समझना पड़ेगा। भाई क्रू मेंबर वो होते हैं जो आपका क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी पोर्ट, आप जानते होंगे भाई, शिप होती है, ठीक है ना, शिप होती है, शिप बोल सकते हो, वेज बोल सकते हो। तो आपका जो वेज में क्या करते हैं, वर्क करते हैं, एम्प्लॉय जो भी जॉब करते हैं, उनका क्या होता है केस, वो लगातार जैसे कि मान लो समुद्री जहाज होता है आपका, वो कई मंथ भाई उसी समुद्री जहाज, मतलब समुद्र के बीच में ही रहता है, मतलब कि 4-6 साल भर भी रह सकता है। ठीक है ना। तो इस केस में आपको 60 डेज का जो कंसेप्ट बताया गया वो अप्लाई नहीं होगा। इसको कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, बेसिक कंडीशन वन अप्लीकेबल होगा, बेसिक कंडीशन वन, 182 डेज आर मोर वाली कंडीशन। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे, इंडियन सिटीजन हु लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर एज मेंबर ऑफ अ क्रू। क्रू मेंबर, मतलब क्रू मेंबर का मतलब है भाई वो किसी भी शिप में फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया जाता है, ठीक है ना। या फिर इंडियन सिटीजन अ पर्सन आर पर्सन आर इंडियन ओरिजिन हु बीइंग आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडियन सिटीजन है बट पर्सन, हमने आपको बताया था डीम रेजिडेंट के बारे में, ठीक है ना। डीम रेजिडेंट का कंसेप्ट ही है कम्स एंड विजिट टू इंडिया ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो इसके केस में आपका 60 डेज वाला अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखते हैं इनके केस में कौन सा अप्लीकेबल होगा। हाइवर सच पर्सन हैविंग टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम द फॉरेन सोर्स, कितना होना चाहिए, मोर देन, एक्सीड करना चाहिए 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, विल बी ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट इन इंडिया। ठीक है। तो उसे हम भाई डीम्ड रेसिडेंट मानते हैं, आपको पता है। और कंडीशन बताए थे कि वो कंडीशन है, मतलब उसकी इनकम 15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, और वो किसी भी अदर कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, दैट इज सम विच अक्रू आर अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट फ्रॉम इनकम फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल इन अ फॉरेन सेटअप इन इंडिया which is deemed to accrue arise in India exceeding 15 lakh during the previous year will be treated as resident in India if a period of stay during the relevant previous year amount of 182 days or more, or he has been in India during 4 immediately preceding the previous year for a total for period of 365 days or more, and has been in India for at least 120 days in the previous year। ठीक है। तो अब इस केस में आपको भाई अगर जो 60 डेज वाला है, पहले तो बेसिक कंडीशन वन फुलफिल कर दो। अगर आपका बेसिक कंडीशन वन नहीं होता तो सेकेंड के केस में आपको 120 डेज देखना पड़ेगा, और फोर प्रीवियस ईयर में लास्ट प्रीवियस ईयर लास्ट 4 ईयर में आपको कितना दिन देखना होगा, 365 डेज। ठीक है। तो ये था आपका भाई डीम्ड रेजिडेंट या फिर क्रू मेंबर के केस में। ठीक है।
तो अब इस केस में कैसे हम भाई डिटरमाइन करेंगे कि कोई क्रू मेंबर है और जाता है भाई शिप में किसके लिए, जॉब पे, जॉब के पर्पज से, और आता है कुछ दिन में। तो अब आप ये माइंड में ध्यान से समझो कि जैसे वो आज आज डेट है आपकी भाई, कौन सी डेट है, 28 जून है, ठीक है ना। तो जून 28 जून है, ठीक है। तो अब इस डेट को कोई पर्सन जा रहा है किसके लिए, ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है ना, ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है। तो अब जब वो बाद में क्या करके आएगा, भाई जॉब से वापस आ रहा है, मान लो कि भाई 31 दिसंबर, ठीक है ना, ऐसे कुछ। अगर हमने ये दो डेट दी तो भाई इस डेट को जाएगा। अब आपको ये कंफ्यूजन आएगी कि इस डेट को हम इंक्लूड करें, मतलब फॉरेन में या फिर इंडिया में, और ये जिस दिन आ रहा है उस दिन को हम इंडिया में इंक्लूड करें या फॉरेन में इंक्लूड करें। भाई आपको ये इसमें थोड़ा से पजल होगा, बट इसमें पजल होने की जरूरत नहीं है। आपको केवल याद रखना है इस केस में, अ, अगर हम बात करते हैं क्रू मेंबर की, किसकी बात, क्रू मेंबर की केस में इंडियन सिटीजन है, तो उसके केस में हमें जो आपका भाई आपका एक क्या होगा, ज्वाइनिंग डेट होगा, ठीक है। तो ज्वाइनिंग डेट, जब जॉब में ज्वाइनिंग डेट होती है और जब वो क्या करता है, जॉब को कंप्लीट करके वापस आता है, ठीक है ना, तो ये लास्ट डेट या फिर आपकी जब भी वो आता है जॉब से छूट करके, तो अब क्या होगा, इन दोनों डेट को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कि इंडिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का सिंपल मतलब है, जैसे कि पूरे ईयर में 365 डेज होते हैं, अब वो इस डेट से इस डेट तक बाहर किया, तो इस डेट को भी हम बाहर ही मानेंगे, इस डेट को भी बाहर मानेंगे, ठीक है ना। तो हम एक एग्जांपल अभी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हम बाहर इसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो आपको रूल 26 में ये बात बताई गई है कि compute the period of stay in such case during the rule 2000 मतलब 126 for the purpose of section 6 subsection 1 in case of individual being a citizen of India and member of the crew of a ship, the periods of stay in India shall in respect of eligible wage not include the following period। मतलब कि पीरियड टू बी इंक्लूडेड, मतलब कि इसे इंडिया के मतलब कि एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। फिर जब आपका कमेंसिंग होता है जिसे बोलते हैं ज्वाइनिंग डेट बोलते हैं, ज्वाइनिंग द शिप बाय द सेड इंडिविजुअल फॉर द एलिजिबल वेज, उसके बाद कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ साइनिंग अप बाय दैट इंडिविजुअल फ्रॉम द शिप इन रिस्पेक्ट ऑफ सच वेज, ठीक है। तो अब इन दोनों डेट को हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है ना। पीरियड टू बी इंक्लूडेड फ्रॉम पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम डेट, पीरियड एंडिंग ऑन डेट। साइनिंग आपकी डेट आपकी रहेगी, एक्सक्लूड की जाएगी, ज्वाइनिंग डेट को भी एक्सक्लूड की जाएगी। ये आपकी साइनिंग ऑफ है और ये आपकी क्या रहेगी, ज्वाइनिंग डेट है, ओके। हाँ क्या हुआ, अच्छा, तो अ, अभी चाहिए, अभी आप आ गए। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, तो अब हम आगे देखते हैं। क्या है भाई, हमने आपको क्रू मेंबर के केस में बताया था अभी कि भाई अगर भाई ये 60 डेज का एक्सेप्शन है, इनको इनको क्या करना पड़ेगा, बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट करनी पड़ेगी इनकी केस में, ठीक है। और 60 डेज का एक्सेप्शन हो गया है, इसमें 120 डेज और प्लस 4 प्रीवियस ईयर में इनको 365 डेज
कंप्लीट करना पड़ेगा। तो बेसिक कंडीशन 182 डेज, अगर सेकेंड कंडीशन है तो उसे 120 डेज, और लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, ये आपको 120 डेज का रूल बताता है, रूल नंबर है 126 रूल है, ठीक है ना। एज पर इनकम टैक्स रूल 1962 के अकॉर्डिंग रूल है 126, याद रखना, बट इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं भाई, एक इलिस्ट्रेशन है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ अ सिंगापुर bound Indian ship engaged in the carriage of a passenger in the international trip departing from Chennai Port on 6th June 2024 from the following details for the previous year 2024-25. Determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 2025-26, assuming that his stay in India। ठीक है, देखो क्या बता रहा है कि उसका डिटेल्स दे रखा है कि डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। हमने आपको पढ़ाया था सेक्शन 6 में, आपको सबसे पहले हमने बताया था अगर भाई रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो सेक्शन 6 के सारे कंसेप्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर आनंद फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26, assuming that his stay in India in the last 4 प्रीवियस ईयर में उन्होंने कितने दिन स्टे किया है, 400 डेज। ओके, कोई बात नहीं है, 400 डेज है। तो अब क्रू मेंबर के केस में हमको बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर बेसिक कंडीशन 1 कंप्लीट कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं करता तो सेकेंड कंडीशन के केस में 60 डेज के बदले आपको 120 डेज चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स गो अहेड, हम चेक करते हैं क्या है भाई। अब उसने ज्वाइनिंग कब किया है, ठीक है, ज्वाइनिंग की डेट है 6 जून। और क्या है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मतलब साइनिंग ऑफ किया है 9 दिसंबर 2024। तो हमने आपको बताया 6 जून को जब वो बाहर जाएगा तो ये क्या लिया जाएगा, बाहर ही लिया जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जिस डेट को वो इंडिया आ रहा है 9 दिसंबर को जॉब को मतलब कंप्लीट करके उसे भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का इसे बाहर ही हम मानेंगे। ठीक है, ओके, तो चलो करके जल्दी दिखाओ। टाइम ओवर भाई, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसे सॉल्व कराते हैं। क्या है, मिस्टर आनंद है जो कि इनका भाई जॉब जो ज्वाइनिंग हुई है, ज्वाइनिंग डेट है, किस डेट को है, 6 जून, 6 जून है। और इनका साइनिंग ऑफ की डेट है 9 दिसंबर। ठीक है, तो आपका टोटल कितने पूरे ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होता है। ठीक है, अब वो कितने दिन बाहर रहा है, इस डेट से लेके इस डेट तक बाहर था। तो हम इस बाहर वाली डेट से लेकर के जब गया है और जब को आया है, और जाने और आने की डेट को हम बाहर ही करेंगे। ठीक है ना, मतलब वो फॉरेन में ही था, हम यही इंक्लूड करेंगे, इट मीन इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो 6 जून को वो गया है, तो जून में कितने दिन होते हैं बताओ जरा, 30 डेज होते हैं। और 6 जून को गया है तो मतलब सिक्स सिक्स मतलब जून को भी हम बाहर ही का इंक्लूड करेंगे, मतलब इसमें से 5 दिन मान लो इंडिया में था, मतलब 5 तारीख तक वो इंडिया में था। अब तो कितने दिन बचे, 24 डेज, 24 नहीं, 25 डेज। ठीक है, 25 डेज। तो आपका 25 डेज ये हो गया जून का। फिर उसके बाद जुलाई में इसका आता 31, जुलाई के बाद अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, सितंबर के बाद अक्टूबर 31, अक्टूबर के बाद आपका आता नवंबर 30, दिसंबर में वो कब तक बाहर था, 9 दिसंबर को, तो 9th डेट को भी हम बाहर ही लेंगे। तो ये सारा सब कुछ भाई इतने दिन होते हैं और इतने दिन वो बाहर था,
तो इतने में से इन सारे डेट्स को माइनस कर देंगे तो इंडिया में कितना था निकल आएगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं, 25 को ऐड करें, 31 फिर 30 डेज, फिर 31, फिर आपका 30, फिर आपका 9 डेज, तो 87 डेज हो गया। कितना हो गया? 87 डेज वो बाहर था। तो 87 डेज को हम माइनस कर देंगे, इसको हम इधर नहीं लिखेंगे। तो टोटल आपका आया 87 डेज, माइनस कर दो 365 डेज में, तो आ जाएगा कितना आपका? 178 डेज। मतलब ये इतने दिन इंडिया में था। तो अब बताओ बेसिक कंडीशन वन के लिए क्या चाहिए? 182 डेज आर मोर। तो ये क्या हो जाएगा, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट? सिंपल सी बात है, नॉन रेसिडेंट एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग बेसिक कंडीशन वन कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, क्रू मेंबर के केस में बेसिक कंडीशन वन देखी जाती है। तो ये आपका सोल्यूशन था, जिसमें आपको देख लो क्या दे रखा है। इन द केस ऐसे आपको लिखना है, मिस्टर आनंद इन द इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25, अ मेंबर ऑफ द क्रू इंडियन शिप ही वुड बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इफ स्टे इन। भाई ले, सबसे पहले इन्होंने क्या किया है भाई लोग? इन्होंने क्या बताया है? सबसे पहले प्रोविजन लिख दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे, द वेज इज अंडरटेकन बाय द इंडियन शिप इंगेज इन द कैरिज ऑफ द पैसेंजर इन इंटर नेशनल टैरिफ ऑर्गेनाइजिंग फ्रॉम अ पोर्ट इन इंडिया, दैट इज चेन्नई पोर्ट दे रखा है भाई क्वेश्चन में, एंड हैविंग इट्स destination at a port outside India, that is the Singapore port. Hence the wage is an eligible wage for the purpose of section 6 subsection 1. Therefore the period commencing from 6 June, बिल्कुल हमने बताया था, and ending on 9 December 2024 being the date enter into the continuous discharge certificate in respect of joining the ship and signing off from the ship by Mr. Anand in India, citizen who is a member of the crew of the ship as include वो मतलब कंप्यूटिंग। जब हम डेट को कंप्यूट करेंगे तो जिस डेट को बाहर गया और जिस डेट को बाहर से इंडिया आया है उसे हम क्या करते हैं? एक्सक्लूड करते हैं। हमने ये कंसेप्ट में बताया है। एंड क्या कह रहा है? पीरियड ऑफ हिज स्टे इन इंडिया अकॉर्डिंगली कितने दिन हमने ये बताया था? आपका बाहर कितने दिन था? 187 डेज include from the period of his stay in India. Consequently, Mr. Anand period of stay in India during the previous year 2024-25 would be 178 days, यही आया था। फिर आपका since his period of stay in India less than 182 days, he is a non-resident, सिंपल आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे, हमने जो आपको पढ़ाया था सेकेंड कंडीशन, आपका क्या पढ़ाए थे? हाँ, डीम रेजिडेंट हमने आपको बता दिया था। डीम रेजिडेंट इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन हैविंग टोटल इनकम, हमने कई कंडीशन बताया था। पहली कंडीशन सिटीजन इंडिया का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा होनी चाहिए इंक्लूडिंग फॉरेन इनकम। तीसरी कंडीशन वो किसी के कंट्री में टैक्स के लिए लाइबल नहीं होगा, तो इंडिया में लाइबल हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, एन इंडिविजुअल बीइंग इंडियन सिटीजन हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, वही लिखा हुआ है। ठीक है, इनकम विच अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया एक्सेप्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल प्रोफेशन सेटअप इंडिया एंड विच इज नॉट डीम टू अक्रू अराइज इंडिया इंक्लूडिंग 50 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर deemed to be resident in India in that previous year, he is not liable to tax any other country। तीन कंडीशन पूरा बता दिया है आपको हमने। टेरिटरी बाय द रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल आर रेसिडेंस आर एनी अदर criteria of similar nature. However, this provision will not apply in case of individual who is a resident of India in the previous year as per section 6 subsection 1। ठीक है, तो आपका वो क्या बन जाएगा? वो इंडिविजुअल मतलब वो रेसिडेंट बन जाएगा। सिंपल सी बात है, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाता है। ठीक है, तो डीम्ड रेसिडेंट ये बोला जाएगा इसे। ठीक है, ओके, तो अब आगे कह रहा ओनली इंडियन सिटीजन कैन बी डीम्ड रेजिडेंट, एन इंडिविजुअल हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन बट अ पर्सन इंडियन ओरिजिन कैन नॉट बी डीम्ड रेजिडेंट। ठीक है, याद रखना है आपको।
अब आगे पढ़ेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, दो केस हमने जो आपको बताया थे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये पूरा कंप्लीट हमने समझा रखा है। अब बस आपको ये देखना है कि भाई बुक में सेम है कि नहीं। ठीक है, एंड मतलब ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए होता है ये स्टेटस। तो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया, ऑल अदर केसेस can be either resident and non-resident. Non-ordinary resident person is one who satisfy one of the following condition। मतलब कि अगर आपका पर्सन क्या बनता है, नॉन रेसिडेंट मतलब नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर वो ये दो कंडीशन में केवल एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने आपको बताया था आरओआर कैसे बनता है। आरओआर के लिए दो एडिशनल कंडीशन, वन बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन हमने दो बता दी है, आपको पता है। ठीक है, 182 डेज आर मोर, ये कंडीशन होनी चाहिए। प्लस एंड बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो पर्सन बन जाएगा क्या, आरओआर। अगर वो बेसिक कंडीशन वन कंप्लीट कर रहा है बट बोथ एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो बन जाएगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो, तो वही लिखा है, देख लो। इन हम्म तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में आपको हमने जो जो भी कंडीशन बताई थी, भाई आइदर अ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, कह रहा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन इन वन हु सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड सेक्शन 6 सबसेक्शन 6। ठीक है, इफ सच इंडिविजुअल हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन, नॉन रेसिडेंट है 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, तो ये क्या बन जाएगा, पर्सन। और यदि वो क्या करता है, if such individual has during 7 previous year preceding the relevant period has been in India 729 days or less, मतलब कि एडिशनल कंडीशन जो हमने बताई थी वो सब ब्रीच कर रहा है। अगर ये ब्रीच कर रहा है तो क्या बन जाएगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कि आरओआर तो बनेगा ही नहीं, ये दोनों कंडीशन में उसने ब्रीच कर दिया। हमने बताया था 10 प्रीवियस ईयर में उसे 2 मतलब प्रीवियस ईयर क्या होना चाहिए, रेसिडेंट। और इसमें क्या बताए थे, 7 प्रीवियस ईयर में 730 डेज आर मोर, वो क्या हो, रेसिडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये देखो दोनों में ब्रीच कर रहा है, 9 आउट ऑफ 10, मतलब 10 में 10 ईयर में चेक करें तो 9 ईयर नॉन रेसिडेंट हो। इसमें देखो 7 ईयर लास्ट हम चेक करेंगे तो 729 डेज आर लेस क्या हो, वो इंडिया में रिजाइड कर रहा है, मतलब तो 730 डेज से ज्यादा नहीं है, तो वो आर ओ आर ना बन के आर एन ओ आर बन जाएगा। ठीक है, एक कंडीशन ये थी आर एन ओ आर की, सिंपल सी डीम्ड रेजिडेंट की कंडीशन। ठीक है, वही चीज जो हमने बता दिया है, आउटसाइड इंडिया कम्स विजिट इन इंडिया एनी प्रीवियस ईयर हैविंग टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम अक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया, कितनी होनी चाहिए, 15 लाख से एक्सीड होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। और उस केस में इन वो 120 डेज आर मोर बट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, हु हैज been in India 120 days or more but less than 182 days during that previous year. If such individual Indian citizen who is deemed to be resident in India, तो वो क्या बन जाएगा, आर एन ओ आर। तो आर एन ओ आर अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आर एन ओ आर समझ में आ गया है तो ये इलिस्ट्रेशन आप कर लोगे, कर लेना। ठीक है, इसके बाद आपको ये इलिस्ट्रेशन 3 करना है, इलिस्ट्रेशन 3 कर लो। ठीक है, अगर आर ओ आर और आर ओ आर आ गया है तो अब हम आगे के कंसेप्ट को फिर से आपको नेक्स्ट सेशन में कवर कराएंगे।
अब की मतलब इस क्लास में आपको होमवर्क है इलिस्ट्रेशन 3 तक कर लेना। बाकी हमने ये सब तो पढ़ा दिया था रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ के केस में। ठीक है, चाहो तो ये सारे एग्जाम्पल को आप भाई इलिस्ट्रेशन 4 कर लेना। इलिस्ट्रेशन 4 के बाद आप कर लेना भाई, इसको भी पढ़ा दिए पूरा रेजिडेंट। हाँ ठीक है, तो इलिस्ट्रेशन 4 तक और पेज नंबर आपका 214, मतलब कि पेज नंबर आपको कहां तक पढ़ लेना है रीडिंग में, 2.14 तक कंप्लीट रीड कर लेना है। सेकेंड सेशन से हम लोग पहले पीछे के डाउट्स कवर करा देंगे। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे जो कि सेक्शन 5 में आता है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। होमवर्क करके आना, ठीक है। जब आप लोग ट्राई करते हैं खुद से तो भाई कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाते हैं, तो क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट करके आओ, ट्राई करो भले ही पूरा नहीं आता। ठीक है, सबसे पहले बिना देखे सॉल्यूशन को आपको ट्राई करना है, फिर हेल्प लो। अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछो, कमेंट करो, पूछो। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग। भाई सेशन को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो।